Hello friends, welcome to BMS Academy. So today I am going to represent a lecture on Vision IAS My Month magazine. तो एक्चुअली जो हमारा पैटर्न रहेगा वो हम हर एक सेक्शन को एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि आज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे, इसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक रहेंगे आज। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो एक्चुअली ऐसा है कि इसकी बात बहुत टाइम से चल रही थी। अभी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो कोविड-19 के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा रिलीज़ करा गया था, तो उसमें वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का जिक्र किया गया और उसमें कहा गया कि ऑल स्टेट्स और यूटीज़ में मार्च 2021 तक इसको पैन इंडिया लेवल पे रोल आउट कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज़ पर एज़ योर मेंस एंड प्रीलिम्स इज़ कंसर्न। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीडीएस के बारे में जान लेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखिए ये वर्क कैसे करता है और इसकी क्या हिस्ट्री रही है। देखिए, पीडीएस नया कंसेप्ट नहीं है, ये प्री इंडिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस 1940s के आसपास क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देखिए बहुत आपको पता है, लास्ट ईयर भी इसके बारे में आर्टिकल्स आए थे। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि बंगाल फेमाइन 1940s के पीछे क्या रीज़न थे। तो देखिए, ब्रिटिशर्स हमेशा इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि वी वर ऑलवेज, हमारी जो पॉलिसीज़ थी वॉज ऑलवेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियंस। बट अभी जो इंस्टीट्यूट्स के रिसर्च इस पे चल रही थी, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो बंगाल फेमाइन का कारण ब्रिटिशर्स की ख़राब नीतियाँ थी, ठीक है। तो उस टाइम पे रैशनिंग सिस्टम को लाया गया था और ये जो पीडीएस सिस्टम जो शुरू हुआ था, तो 1960s से पहले ये इंपोर्ट करे हुए फूड को सर्कुलेट करता था, ठीक है। लेकिन 1960s जो डिकेड आप जानते होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन का डिकेड रहा है। MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसी समय 1965 के आसपास एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन को सेटअप करा गया एंड फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा ब्रीफली चेक कर लेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। फिर देखिए 1970s के आसपास जो 1970 का दशक था, उसमें इस स्कीम को यूनिवर्सलाइज कर दिया गया, मतलब यूनिवर्सल स्कीम बना दिया गया था। इसका मतलब ये है कि कोई भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सके, मतलब कोई भी सब्सिडाइज्ड फूड ले सके। और असली जो एक बहुत बड़ा चेंज आता है इस पीडीएस सिस्टम में, वो 1990s में आता है, 1990 के दशक में आता है। 1993-94 के आसपास इस स्कीम को पीडीएस को आरपीडीएस बना दिया गया, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया। रिवैम्प्ड मतलब पहले जो हुआ करता था, कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं हुआ करते थे। आरपीडीएस में इस चीज़ को पुअर्स के लिए टारगेट किया गया, जो कि हिली रीजन में है, रिमोट एरियाज़ में है, उन पुअर्स को टारगेट किया जाए। फिर 1997 में इस चीज़ को और थोड़ा फोकस करने की कोशिश करी गई और लॉन्च करा गया TPDS, मींस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी जो चल रहा है वो TPDS ही चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि TPDS एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड एंड फ्यूल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, फ्यूल इज़ नॉट फूड आइटम, टू द पुअर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशन शॉप्स। आपने सुना होगा फेयर प्राइस शॉप्स, उचित मूल्य की दुकान, ठीक है। आपके अगर आप विलेजेस वगैरह से होंगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पे विज़िट करा होगा, हर मंथ में आपको राशन मिलता होगा, ठीक है। तो ये फेयर प्राइस शॉप के थ्रू इस जो राशन को, मतलब कि जो फूड एंड नॉन फूड आइटम्स को कंज्यूमर के पास पहुँचाया जाए। फिर 2013 में पार्लियामेंट ने
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लाया गया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसको हम थोड़ा डीपली देखेंगे। और आई थिंक 2018 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 19 की एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इस एक्ट ने जो डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स एज लीगल एंटाइटलमेंट टू द पुअर हाउस होल्ड्स, मतलब ये एक जस्टिफाइबल राइट बना दिया गया पुअर्स के लिए। अगर किसी पुअर हाउस होल्ड को जो फूड ग्रेन्स नहीं मिलते हैं देन दे कैन सू, ठीक है। मतलब कि एक जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, मतलब उसमें तो रिट जारी होती है। फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत, और कुछ लीगल राइट्स होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तो नहीं अप्रोच कर सकते, लेकिन एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है, मतलब छोटी कोर्ट से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्टिफाइबल राइट बना दिए गए। अब जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम वर्क कैसे करता है, थोड़ा अगर हिस्ट्री देख ही रहे हैं तो थोड़ा इन स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं। 1997 में जैसे कि 1997 में टीपीडीएस सिस्टम लाया गया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना आई, ठीक है। जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना वॉज अ स्टेप in the direction of making TPDS aim at reducing hunger among the poorest of the poor। पुअर में से भी जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करी गई। और जब ये लॉन्च करी गई तो फर्स्ट जो टारगेट था 1 करोड़ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज़ को टारगेट करने का था, ठीक है। अब नेशनल सैम्पल सर्वे एक्सरसाइज हुई थी, उसके दौरान ऐसा एस्टिमेट लगाया गया था कि 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री स्लीप्स विदाउट 2 स्क्वायर मील्स अ डे, मतलब उनको 2 समय का खाना खाए बिना ही वो जो 5% जनता है, पॉपुलेशन है इंडिया की, वो भूखे पेट ही सो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी। अब हम देख लेते हैं पीडीएस वर्क कैसे करता है। देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कंसेप्ट सुना होगा, तो एक अच्छा एग्जांपल है ये जो आपका पीडीएस सिस्टम है। देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोक्योर करती है, स्टोरेज करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है एंड बल्क एलोकेशन करती है। मतलब फूड ग्रेन्स, आपने एमएसपी के बारे में सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको उसकी रिकमेंडेशन कौन देती है। जैसे अभी हमने जैसे कि इसकी हिस्ट्री में देखा था 1965 के आसपास 2 ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करा गया था। एक थी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेकेंड वन वॉज कमीशन फॉर, जो कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन के नाम पे इस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक है। और उसका नाम जब चेंज 1985 में उसका नाम चेंज करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस रखा गया था, ठीक है। जो कि इसका कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड टू रिकमेंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, मतलब कि जब कोई जैसे खरीफ क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उससे पहले ही एमएसपी को रिकमेंड, मतलब पूरे सर्कुलेट कर दिया जाता है कि दिस वुड बी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसानों से कोई भी वो जो ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स, खरीफ क्रॉप्स, अगर जैसे वीट एंड मेन जो इंडिया में चलता है वो वीट एंड राइस पे चलता है, अगर आपसे कोई नहीं लेता है तो इतना प्राइस तो डेफिनेटली गवर्नमेंट देगी ही देगी, समझ रहे हो। अगर जैसे कि 25 रुपये राइस के लिए रख दिया गया और मार्केट में 23 रुपये रेट चला गया राइस का, तो अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यूज़ करके वो 25 रुपये एटलीस्ट किसान को मिलेंगे ही मिलेंगे। हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे यहाँ पे। देखिए, अभी भी जैसे कि फार्मर्स क्राइसिस चल रहा है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। आगे जब ये लेक्चर होंगे, प्रोसीड होएगा, तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। ये बनी थी 1965 को। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आपकी प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 के तहत इसको इस्टेब्लिश करा गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, जो फूड ग्रेन्स को
प्रोक्योर किया जाता है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए पीडीएस सिस्टम के थ्रू पूरी कंट्री में, ठीक है। और बफर स्टॉक मतलब कि इनका स्टोरेज किया जाए ताकि जब ऐसा जब लीन सीज़न आ जाता है, डिमांड सप्लाई अगर बिगड़ जाए तो उस टाइम पे इस बफर स्टॉक को यूज़ किया जाए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। और बस जो स्टेट रहती है, स्टेट का काम क्या रहता है, देखिए यहाँ तक जब बल्क एलोकेशन हो जाती है स्टेट वाइज, उसके बाद स्टेट का काम शुरू होता है। स्टेट को सबसे बड़ा काम क्या दिया गया है, राशन कार्ड को एलोकेट करना। राशन कार्ड को कैसे एलोकेट, वो बेनिफिशरीज़ का पता लगाते हैं। हाईली डिसेंट्रलाइज्ड वे है इसका। देखिए पंचायत के थ्रू बेनिफिशरीज़ का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो उसके थ्रू राशन कार्ड्स को एलोकेट किया जाता है। हम टीपीडीएस के बारे में जान रहे थे। टीपीडीएस में जो 1997 में लॉन्च करा गया था, उसके तहत बेनिफिशरीज़ को जो डिवाइड करा गया 2 तरह से करा गया है, एक एपीएल और एक बीपीएल। एपीएल में अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। जैसे कि राशन कार्ड एलोकेट हो गए हैं, फिर फेयर प्राइस शॉप्स, उचित मूल्य की दुकान में वो अपना राशन कार्ड दिखाएंगे और उसके तहत उनको राशन जो उनको एलोकेट किया गया होगा उसके तहत उनको वो जो फूड एंड नॉन फूड आइटम्स मिल जाएंगे और कंज्यूमर को मिल जाएंगी। और ये सारा का सारा सिस्टम पीडीएस है और ये फूड सिक्योरिटी को बनाए रखता है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। देखिए ऐसा है कि जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है वैसे इसका मतलब है वन नेशन, पूरे देश में एक राशन कार्ड ही चलेगा। सिंपल सी भाषा अगर मैं बोलूँ तो, अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप उस राशन कार्ड का यूज़ करके पूरे कंट्री में कहीं पे भी आप जो फूड आइटम्स हैं, सब्सिडाइज्ड फूड आइटम्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स के तहत के थ्रू एक्चुअली। अब ये क्या है, मतलब आपका जो आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ठीक है, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए उस राशन कार्ड के तहत। अगर आप विलेजेस से हैं, अगर आपने फेयर प्राइस शॉप्स को विज़िट करा होगा तो आपने देखा होगा एक मशीन होती है उनके पास जिसको इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। तो वो बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन के लिए यूज़ करी जाती है। उसमें आपका जो बार कोड जैसा बना होता है उसको स्कैन किया जाता है और उसमें आपकी बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन ली जाती है, ठीक है। तो देखिए ऐसा था, पार्थक मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप ऑन माइग्रेशन रेकमेंड करा गया था कि जो पीडीएस सिस्टम है उसकी पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। 2017 में मतलब ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में कहीं पे भी ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का, इसका ही एक्चुअली में रिकमेंड करा गया था कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो उसी के तहत गवर्नमेंट ने 2018 में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लाया गया था। अब ये IMPDS क्या है, देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे, या आप अपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, हम देख लेते हैं इसका डिफरेंस। देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ये इनकी जो फंडिंग आती है ना, वो आपने सुना होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि हिली रीजन्स के लिए 90 और 10% रेशियो रखी है। अगर 100 रुपया आएगा, 100 रुपये किसी स्कीम में यूज़ होगा तो उसका 90% जो होएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे ही मतलब पूरे इंडिया को डिवाइड करा गया है अगर कोई स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च करी जाती हैं तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर शब्द से आप देख सकते हैं कि किसी चीज़ को स्पॉन्सर करना, स्पॉन्सर मतलब कहीं किसी हद तक, ठीक है। तो इसमें फुल्ली फंडेड नहीं होती है। बट सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो फंडिंग इंटायरली
कम्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें ये नहीं होता कि अगर सेंटर इतना दे रही है तो स्टेट को भी कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो आपने आपका 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में जिक्र करा गया है। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो नॉर्मली फॉर्मुलेट करी जाती हैं, वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे करी जाती हैं। ठीक है और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं वो यूनियन लिस्ट पे करी जाती हैं। और अगर स्टेट लिस्ट में करी जा रही हैं तो मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन रहेगी? स्टेट गवर्नमेंट ही रहेगी। और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एमजी-नरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, पीएम कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उसकी मुद्रा योजना, भारत नेट योजना। दीज आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एक्चुअली। ठीक है अब हम देख लेते हैं IMPDS, बहुत इंपॉर्टेंट है। IMPDS इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दिस मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस मिनिस्ट्री को याद रखिएगा, आपका MCQ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और ये पूरे का पूरा PDS सिस्टम भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी की बात करी जा रही है फूड ग्रेन्स को, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, रियलिटी बनाया जाए। ठीक है और नेशनल लेवल का डाटा बनाया जाए, मतलब उसको एक स्टोर हाउस बनाया जाए डाटा का नेशनल लेवल पे। जो कि देखिए आपको पता होगा कि राशन कार्ड झूठे बना लिए जाते हैं और उसके बेसिस पे मतलब कि लीकेज, दैट इज़ नोन एज लीकेज, मतलब कहीं ना कहीं करप्शन है ये। उस चीज़ को रोकने के लिए, डुप्लीकेशन को रोकने के लिए इसका एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। ठीक है, तो IMPDS भी हो गया। अब चलते हैं हम इसके कुछ बेनिफिट्स पे। आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ वन राशन वन कार्ड स्कीम। आपको पता है फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। न्यूट्रिशन इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन इश्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे और माइग्रेंट्स इशू भी अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले कुछ टाइम से। माइग्रेंट्स मतलब माइग्रेंट जैसे कि अभी बहुत इशू चला था जब ये आपका कोविड-19 शुरू हुआ, तो जो रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गई थी, जहाँ से जैसे बिहार आपका यूपी से लोग बाहर काम करने जाते हैं, तो उनका बैक इन्फ्लक्स होना शुरू हो गया था। तो दिस इज़ एक इंट्रास्टेट होता है, एक इंटरस्टेट होता है। इंटरस्टेट मतलब जैसे कि दो स्टेट, जैसे हिमाचल, पंजाब राजस्थान, ये इंटरस्टेट है। और अगर इंट्रास्टेट की बात करी जाए तो ये विद इन द स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर ही जो मूवमेंट होती है माइग्रेंट्स की। अब इसका बेनिफिट ये जो माइग्रेंट्स के लिए सबसे बड़ा है, अगर बाहर जाते हैं तो वो एक डोरमेंट पोजीशन पे चला जाता है उनका राशन कार्ड। ठीक है, अगर कोई फैमिली बाहर लेके जा रहा है तो वो राशन अवेल नहीं कर सकता दूसरी स्टेट में। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये ही है माइग्रेंट्स के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी के लिए। जो इंटरस्टेट दो स्टेट, मतलब यहाँ जैसे एग्जांपल के लिए हिमाचल से पंजाब अगर जा रहा है तो उसका जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो IMPDS पोर्टल में रहेगा। ठीक है, IMPDS पोर्टल में, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पोर्टल में ये देख रेख करेगा। और इंट्रास्टेट की अगर बात करें तो अन्न वितरण पोर्टल। इंट्रास्टेट मतलब अगर एक ही स्टेट के अंदर की बात करी जाए। और ये ऑब्वियसली रिमूव बोगस राशन कार्ड होल्डर थ्रू एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सिस्टम।
देखिए अब अगर आधार के साथ सीड कर दिया जाएगा राशन कार्ड्स को, तो ये जो झूठे राशन कार्ड्स, एक नाम पे दो राशन कार्ड्स बनाए हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ी जो लीकेज है इसमें होती है, इसके कारण ये टारगेटेड आर रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये TPDS लाया गया था। और कंट्रोल राइजिंग फूड सब्सिडी बिल। ऑब्वियसली देखिए लीकेजेस होंगी, जैसे एक नाम पे ही दो राशन कार्ड बने हुए हैं, मतलब किसी और का जो कोई और अवेल कर सकता था वो अपने नाम पे ही दो मतलब एक इंसान दो परिवारों का सामान अपने घर लेके जा रहा है, तो ये लीकेज हुई ना। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, सब्सिडी जो आती है ऑब्वियसली दिस इज़ अ काइंड ऑफ सब्सिडी। कोई जो चीज़ 30 रुपये की मिल रही है वो 2 रुपये की मिल रही है, तो सब्सिडी है। वो इतना बड़ा बिल और वो सही जगह पे जा भी नहीं रही है, ठीक है, तो वो इस चीज़ की वजह से ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहेंगे। बट चैलेंजेस, ऑब्वियसली चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। अब आधार ऑथेंटिकेशन की बात करी जाती है। आधार ऑथेंटिकेशन, आपको पता है कि अभी तक पूरे इंडिया में सभी के पास आधार भी नहीं है, और सिर्फ 85.41% राशन कार्ड्स ही आधार के साथ अभी अगस्त 2019 तक लिंक किए गए हैं। ये एक रिसेंट डाटा है जो कि आधार ऑथेंटिकेशन को दर्शाता है कि 85% तक ही राशन कार्ड्स को इसके साथ इंटीग्रेट करा गया है। हाँ, और EPOS मशीन्स जो कि आधार ऑथेंटिकेशन, मैंने आपको बताया राशन कार्ड्स जैसे आपके ड्राइविंग लाइसेंसेस होते हैं उसकी तरह आधार का ये जो राशन कार्ड आ रहे हैं आजकल, उनको ये जो EPOS मशीन्स के थ्रू ऑथेंटिकेट चेक किया जाता है, वो भी सभी फेयर प्राइस शॉप्स के पास नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ बिग चैलेंज। ठीक है, तो ये भी होना ज़रूरी है अगर आप इस स्कीम को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और वो जो मशीन है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, एक एंड्रॉयड काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर उसमें डाला है, एंड्रॉयड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो और अगर आप रूरल एरियाज़ में बात करें तो अभी तक पूरी तरह से पेनिट्रेट इंटरनेट नहीं कर पाया है इंडिया को। और जो मशीन होती है EPOS मशीन जो होती है जिसे ऑथेंटिकेट किया जाता है, वो उसको बिजली की भी ज़रूरत है, मतलब कहीं ना कहीं वो चार्ज किसी अगर आप देखिए, ऐसा है कि मैंने लाइव देखी हुई है वो मशीन, वो अगर बिजली के साथ मतलब एडाप्टर के साथ कनेक्टेड है, तो अगर लाइट चली जाती है तो वो थोड़ी देर ही काम कर पाएगी उसके बाद। और कहीं कहीं इंडिया में अभी तक पूरी तरह से ऐसे भी विलेजेस हैं जहाँ पे पूरी तरह से 24/7 लाइट्स नहीं रहती हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। हाँ, और एक देखिए ऐसा है कि आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर माइग्रेशन की बात करी जाए तो माइग्रेशन का पूरी तरह से डाटा भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई इंसान बिहार से गुजरात चला जाता है, तो अनसर्टेन सा डाटा है हमारे इंडिया के पास जो पॉलिसी मेकर्स हैं। अब अगर कोई इंसान वहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में राशन ले रहा था, अब वो पहुँच चुका है गुजरात के किसी गांव या विलेज कहीं पे भी जहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड है, अब वहाँ पे पता नहीं है कि वो राशन कितना सारा अवेलेबिलिटी में है। अगर मान लीजिए उसके पास अब मैं एक छोटे स्केल का आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए अगर किसी राशन फेयर प्राइस शॉप पे उचित मूल्य की दुकान पे 100 kg
100 kg राइस आ रहे हैं, चावल आ रहे हैं, तो उसमें से 50 kg 60-70 kg के आसपास जो वहाँ के रहने वाले होंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए उन जो माइग्रेंट हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, तो वो 30 किलो के हिसाब से तो पूरे उनमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं ना किए जा सकते। समझ पा रहे हो? तो दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। हमारे पास एक प्रॉपर एंड ऑथेंटिकेट डाटा रहना चाहिए माइग्रेशन का। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस। और हाँ, देखिए एक disincentivizing provision for local food habits and needs in current system over and above central government allocation। कुछ स्टेट्स अपनी तरफ से भी एडिशनल फूड आइटम्स देती हैं, जैसे साल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, पल्सेस हो गई, और जैसे और भी कुछ बहुत सारे आइटम्स हैं जो स्टेट आप ये डाइवर्स दिखेगी। जैसे किसी स्टेट में कुछ दिया जा रहा होगा अपनी स्टेट की तरफ से, एक तो सेंटर की तरफ से एलोकेट हो रहा है ना, तो कुछ चीज़ें और वो अगर आप देखेंगे तो वो उनकी फूड हैबिट भी बन चुकी होगी। नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो कोई और फूड हैबिट चल रही होगी कि हम एक मतलब जैसे कि यहाँ के नॉर्थ इंडियन लोग रात को चावल मैक्सिमम खाते हैं, तो किसी और रीजन में चले जाएंगे तो माइट भी वो राइस को प्रेफर ना करते हों। एक फूड हैबिट है। अब वैसे ही किसी स्टेट में कुछ ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो वहाँ उस स्टेट ने फेयर प्राइस शॉप्स के तहत सब्सिडाइज्ड वे में स्पाइसेस को दिया जा रहा है। बट अगर वो माइग्रेट करके कहीं किसी और स्टेट में चला जा रहा है तो वो शायद स्टेट वो सब्सिडाइज्ड वे में स्पाइसेस ना दे रही हो। तो दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ मतलब कि फूड हैबिट्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हाँ, ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे। अब ये हमारा टॉपिक रह गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। देखिए इस एक्ट के थ्रू जो अप्रोच थी फूड सिक्योरिटी की, पहले जो अप्रोच हुआ करती थी कि सभी का वेलफेयर अप्रोच हुआ करती थी, और इसको लीगली एंटाइटलमेंट में बदल दिया गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब एक तरह का लीगल राइट बन चुका है। लीगल राइट बेस्ड पहली लाइन यही बता रही है। ठीक है, उसके बाद दिस एक्ट लीगली एंटाइटल्स 75% रूरल पॉपुलेशन को लीगली एंटाइटल करती है एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन को, कि वो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स को ले सके अंडर TPDS। ठीक है, और 81 करोड़ पर्सन जो हैं, 81 करोड़ पीपल ऑफ इंडियाज़ अंडर NFSA, उनको जो फूड ग्रेन्स मिलेंगे, राइस 3 kg, वीट 2 kg एंड कोर्स ग्रेन्स एट रेट ऑफ 1 kg डेजिग्नेट करे गए हैं TPDS के थ्रू। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, RWC R3 W2 एंड कोर्स ग्रेन 1 रुपी पर kg। और इसमें कुछ दिया नहीं है। ये वाला जो पार्ट है, ये वुमेन एम्पावरमेंट वाला, ये मेरे हिसाब से 2018 या 19 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 और अबव टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ इशूइंग राशन कार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब जो राशन कार्ड इशू करा जाएगा, अगर कोई जो घर की फीमेल है, अगर 18 या 18 साल से अबव है, तो उसको उस घर का क्या बनाया जाएगा, हेड बनाया जाएगा फॉर इशूइंग राशन कार्ड। ठीक है, और इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स भी डाले गए NFSA के तहत। जो प्रेग्नेंट वूमेन है एंड लैक्टेटिंग मतलब जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, जो अभी भी जो एक नेसेंट चाइल्ड बोर्न है, वो उसको जो अभी लैक्टेट कर रही हैं, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, कम से कम 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ये कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। और इस स्कीम के तहत मिड डे मील स्कीम, इट इंक्लूड्स मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम।
देख लेते हैं। देखिए ये जो अगला टॉपिक है, हाँ लास्ट टॉपिक में एक बात बताना भूल गया मैं, जैसे कि वन नेशन वन कार्ड स्कीम है ना, उसके तहत जो अगर मान लीजिए कोई इंसान अपनी स्टेट से बाहर या किसी और फेयर प्राइस शॉप में ये जो स्कीम अवेल कर रहा है, राशन कार्ड ले रहा है, राशन ले रहा है, मतलब फूड सब्सिडाइज्ड फूड आइटम्स ले रहा है, तो उसको मान लीजिए 100, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, अगर किसी फैमिली को 100 kg राइस मिलते हों मान लीजिए, ठीक है, तो इस स्कीम के तहत वो किसी और फेयर प्राइस शॉप में सिर्फ 50 kg 50% ऑफ कोटा ही ले पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऐसा जितना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस हैं सिर्फ अभी, ठीक है। फिर भी आप इसके कुछ पॉइंट्स अपने मेंस एग्जामिनेशन में डाल सकते हैं। ऐसा है कि आपको पता है इंडिया में फेक न्यूज़ वगैरह बहुत चलती हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं आपने चाइनीज़ विस्परिंग नाम की गेम को सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सर्च करिएगा, बहुत ही फ़नी गेम है। कुछ बात चलती है लेकिन एट द एंड कुछ बन के रह जाती है। तो अपनी जो कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं उनको सही वे में हर एक इंसान तक पहुंचाया जाए, उसके लिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो हैज़ इशूड ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विद ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। देखिए इसके तहत हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन क्या है। देखिए ये सेटअप करा गया था 2017 में और बाई इंटीग्रेशन ऑफ अर्स्टवाइल डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। ये 2017 में करा गया और इसका जो मैंडेट है, इसका काम क्या है, ब्रांडिंग ऑफ गवर्नमेंट एज प्राइम फैसिलिटेटर। मतलब कि गवर्नमेंट को इस तरह से दर्शाना है कि जो गवर्नमेंट है वो एक पीपल के एम्पावरमेंट के लिए एक फैसिलिटेटर, मतलब मदद करती है उसके एम्पावरमेंट के लिए, इस तरह से दिखाने का इसका एक मोटो जैसा है। और इस टॉपिक में कुछ डाटा है, जैसे कि हाँ, जो फेसबुक में इंडिया के यूज़र्स हैं वो 210 मिलियन है, मतलब 21 करोड़ के पास इंडिया में फेसबुक के यूज़र हैं और 40 करोड़ स्मार्टफोन है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर गवर्नमेंट इसको सही से यूज़ करे तो एक अच्छी न्यूज़ सर्कुलेट करी जा सकती है और पीपल को अवेयर करा जा सकता है। दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पेपर GS2, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और ऐसा चीज़ में समझाने वाला कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर, जो अगले लेक्चर रहेंगे वो जल्दी से जल्दी हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।